सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर भी 8 है, जिसका शीर्षक है कोशिका संरचना और उसके प्रकार्य। तो इससे कोशिका की संरचना और उसके प्रकार्य के बारे में हम बात करें उससे पहले हम इसकी प्रस्तावना के विषय में बात करते हैं। हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव है या निर्जीव है। सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है, ये आप जानते हैं। जिसमें जीवन है वो सजीव है, जिसमें जीवन नहीं है वो निर्जीव है। सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य करते हैं, जैसे श्वसन करना, भोजन करना, जनन करना। ये सजीवों के मूलभूत कार्य है। विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं और अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। एक बार फिर से इसको ध्यान कीजिए। अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर एक भवन बन जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती है। अब कोशिका की खोज किसने की, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति थे। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क, ये एक पेड़ की छाल का एक भाग होता है, उसको सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से उसका अध्ययन किया। आवर्धक यंत्र यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र, जिसमें छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस, एक पतली उसकी परत ली और लेकर इसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया, जिसमें उन्हें अनेक कोष्ठ युक्त और विभाजित बक्से दिखे। और ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते जैसे थे। किस प्रकार के थे बक्से, ये देखिए आप। इस प्रकार से उनको ये बक्से दिखे और आप इसमें देख रहे हैं कि ऐसे देखिए, सब अलग अलग बॉक्स की तरह ऐसे बने हुए हैं, सब अलग अलग बॉक्स के समान ऐसे बने हुए हैं। ये रॉबर्ट हुक को जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उनको इस प्रकार से ये मधुमक्खी के छत्ते के समान उनको ऐसे बॉक्स बने हुए दिखाई दिए। उन्होंने इसको सबसे पहले नाम दिया था सेल का, सेल या कोशिका। तो ये कोशिका नाम रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया हुआ है। इसके अलावा कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे कोष्ठ से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी के द्वारा अलग था, और हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को यानी प्रत्येक सेल को उन्होंने कोशिका का नाम दिया। और हुक ने जो कोशिकाएं देखी वो मृत कोशिकाएं थी, यानी कि वो कॉर्क एक पेड़ की छाल का था, तो वो कोशिका उसमें जीवित नहीं थी, मृत थी। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त हुई। और जब इन्होंने सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जब इसको खोज की थी, तो उसके लगभग 150 वर्ष तक इसमें ज़्यादा प्रगति नहीं हुई। उसके बाद में जब अच्छे सूक्ष्मदर्शी का विकास हो गया, उसके बाद ही कोशिका के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हुई। अब कोशिका क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, यानी सजीव की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका से ही उसका शरीर बना हुआ होता है। अब कोशिकाओं की आकृति, उसका डिजाइन और साइज अलग अलग होता है। जीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं, और सजीवों की कोशिकाओं की संरचना जटिल होती है। मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है। पूरा जो मुर्गी का अंडा होता है वो एक ही कोशिका होती है, एकल कोशिका है, जिसका आकार बड़ा होने के कारण हम इसे
नग्न आँखों से देख सकते हैं, यानी बिना सूक्ष्म दर्शी की सहायता से हम उसको देख सकते हैं। अब आप देखिए इसमें ईंट की दीवार और प्याज की झिल्ली, आप इसमें समानता देखिए। जिस प्रकार से छोटी छोटी ईंटों से मिलकर दीवार बनी हुई है, इसी प्रकार से इस प्याज की झिल्ली में भी आपको ये संरचना दिखाई दे रही है। दीवार की तरह ईंटों के समान संरचना दिखाई, बीच बीच में ये जो गोल गोल बिंदु है वो इसके केंद्रक है। अब सजीवों में कोशिका की संख्या कितनी होती है, आकृति क्या होती है, साइज कैसा होता है, इसकी हम बात करते हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिकाओं का आवर्धित प्रतिबिंब दिखाई देता है, बड़ा उसका रूप दिखाई देता है। और कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग करते हैं। अब अभिरंजक एक प्रकार का एक पदार्थ होता है जिसको डालने से कोशिकाओं में कुछ अलग से डिवाइडेशन हो जाता है और अलग रंग में उस कोशिका का हम अध्ययन कर सकते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले लाखों जीवों की आकृति एवं साइज अलग है। उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या भी अलग अलग होती है। अब कोशिकाओं की संख्या किस प्रकार से होती है? किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु, कोई लंबा वृक्ष होता है या हाथी जैसा विशाल जंतु है, उसके शरीर में कोशिकाओं की संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। अब अरब और खरब कितने होते हैं? 100 करोड़ का एक अरब बनता है और 100 अरब का एक खरब बनता है। तो शरीर में कोशिकाओं की संख्या अरबों खरबों हो सकती है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कई खरब कोशिकाएं आकृति और साइज में भिन्न भिन्न होती है और कोशिकाओं के विभिन्न समूहों के अनेक कार्य होते हैं। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक तो जीव होता है एक कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जिसके शरीर में एक ही कोशिका होती है। उदाहरण के लिए अमीबा और पैरामीशियम, ये जीव इस प्रकार के होते हैं जिनके शरीर में एक ही कोशिका होती है। अब ये अमीबा की कोशिका की आकृति दिखाई दे रही है जो अनियमित आकार की है, और दूसरी हमें यहाँ ये पैरामीशियम की कोशिका दिखाई दे रही है। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, उसे पचाता है तथा श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन करता है। अब दूसरी प्रकार के जीवों का प्रकार होता है बहुकोशिक। अब वह जीव जिनमें जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसको बहुकोशिक जीव कहते हैं, यानी मल्टी अनेक सेलुलर कोशिका। छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके कार्यों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। अरबों कोशिकाओं छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके कार्यों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से होता है जो एक निषेचित अंडा होता है, और यह निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या इसमें बढ़ती जाती है। बहुकोशिक जीवों में सभी कार्य जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन, ये कोशिकाओं के विशिष्ट समूह के द्वारा किया जाता है, और कोशिकाओं का ऐसे समूह उत्तक बनाते हैं तथा विभिन्न उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और विभिन्न अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं, और विभिन्न तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। अब कोशिका की आकृति किस प्रकार की होती है? अमीबा की आकृति अनियमित होती है, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर के बाहर की ओर उभरे हुए प्रवर्ध यानी पादाब दिखाई देते हैं। ये पादाब अमीबा की गति अथवा भोजन के अंतर्ग्रहण के समय बनते और बिगड़ते रहते हैं।
मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अपनी आकृति बदल सकती है। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। अब मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि रक्त, पेशी एवं तंत्रिका कोशिका की विभिन्न आकृतियां उनके विशिष्ट कार्यों के कारण से होती है। यानी कोशिकाओं की जो विशिष्ट आकृति है वो उनके कार्य के कारण से होती है। रक्त कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय, चपटी, गोल अथवा लंबी होती है। कुछ कोशिकाएं लंबी होती है जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इनका आकार तर्कुरूप होती है, उदाहरण के लिए पेशी कोशिका। अब ये तंत्रिका कोशिका बहुत लंबी होती है। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है और इसके द्वारा यह शरीर का नियंत्रण और समन्वय करती है। अब देखिए, ये आपको यहाँ पे गोलाकार रक्त कोशिकाएं दिखाई दे रही है, ये तर्कुरूपी कोशिकाएं, और ये लंबी शाखान्वित तंत्रिका की कोशिका हमें दिखाई दे रही है। अब ये जो कोशिका के विभिन्न संगठक होते हैं वो एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, और यह झिल्ली पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं को आकृति प्रदान करती है। तो पादप कोशिका में एक और अतिरिक्त आवरण कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह कोशिकाओं को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब कोशिका का साइज कितना होता है? आपके मन में ये विचार है कि जो कोशिकाओं से मिलकर शरीर बना है तो इस कोशिका का आकार कितना होता होगा। तो कोशिका के हम आकार की यदि बात करते हैं तो सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है, जिसको माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन कहा जाता है। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग। आप अंदाज़ा लगाइए कि वो कितना छोटा हो सकता है, आपकी आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे सकता। तो सजीव में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवां भाग के बराबर छोटा हो सकता है अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है। अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती है और उसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इनका बड़ा अथवा आवर्धित प्रतिबिंब सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है और ये जीवाणु की कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका का साइज होता है 170 mm इंटू 130 mm, यानी 17 गुणा 13 सेंटीमीटर, और यह शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अब ये प्रश्न बन सकता है सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, क्या साइज होता है? तो इसका उत्तर आप ये देंगे। और सबसे छोटी कोशिका का क्या साइज होता है और किसकी होती है, उसका आप ये ऊपर वाला उत्तर देंगे। किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे या जंतु के साइज से नहीं होता और कोशिका के साइज का संबंध उसके कार्यों से होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं हाथी और चूहे दोनों में ही शाखान्वित होती है, शाखा के समान होती है। अब कोशिका की संरचना और उसके प्रकार्य। प्रत्येक जीव में अनेक अंग होते हैं और किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार्य करता है। विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जड़ जल और खनिजों के अवशोषण का काम करती है। पत्तियां भोजन के संश्लेषण का कार्य करती है। प्रत्येक अंग छोटे भागों से बना होता है जिसे उत्तक कहते हैं। और उत्तक एक समान कोशिकाओं का समूह है जो एक विशिष्ट कार्य करता है, अर्थात अंग उत्तक के बने होते हैं और उत्तक कोशिकाओं से बने होते हैं। अब उत्तक किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न यहाँ एक बन सकता है। तो आपको इसमें उत्तर देना होगा कि उत्तक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट कार्य करता है। हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। कोशिका के भाग। कोशिका के 3 भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य और केंद्रक को घेरे रहती है और एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करने का कार्य कोशिका झिल्ली ही करती है।
कोशिका झिल्ली सरंध्र होती है, छिद्र युक्त होती है तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन में उसकी सहायता करती है। और कोशिका झिल्ली कोशिका को एक आकार भी प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। भित्ति कहते हैं दीवार को। यह पौधों की कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि से सुरक्षा देती है। वे चल नहीं सकते, इसलिए वे इन परिवर्तनों से प्रभावित होते हैं। कोशिकाओं का परीक्षण ट्रांडेस्केंसिया इलोडिया अथवा रोइयों की पत्ती की झिल्ली में कर सकते हैं। अब आपको ये प्याज की जो कोशिकाएं हैं वो झिल्ली की कोशिकाएं दिखाई दे रही है। इसमें ये गोल केंद्रक है और यहाँ ये कोशिका द्रव्य है। ये प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हैं। और ये मनुष्य की गाल यानी अंदर की तरफ, मनुष्य के मुंह में अंदर की तरफ की कोशिकाएं हैं। उसको किसी टूथपिक या कोई माचिस का तिल्ला होता है, उसका आप जो आगे उसमें केमिकल लगा था उसको हटा के आप उससे आप खुरच सकते हैं। और खुरच कर जब इसकी स्लाइड बनाएंगे तो इस प्रकार का वो स्लाइड हमें दिखाई देती है। तो इसमें ये केंद्रक हो गया और ये इसमें यहाँ कोशिका द्रव्य इसमें भरा हुआ है और ये केंद्रक झिल्ली हो गई। तो केंद्रक झिल्ली और कोशिका द्रव्य ये हमें इसमें कोशिका में दिखाई दे रहा है। अब कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में यह एक पदार्थ होता है जो कि जेली के समान होता है, यानी चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है। और कोशिकांग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम इत्यादि। अब बात करते हैं केंद्रक की। केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण संघटक है जो गोलाकार होता है, कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रक का आवरण कहते हैं। यह झिल्ली सरंध्र युक्त होती है तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर केंद्र इसको उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से हम जब देखेंगे तो केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोल्स कहते हैं। और केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं होती है जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। और यह जीन के धारक हैं तथा आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। एक प्रश्न और यहाँ बन सकता है कि क्रोमोसोम या गुणसूत्र किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा केंद्रक में धागे के समान जो संरचनाएं होती है उन्हें क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। अब कोशिका के कार्यों को केंद्रक नियंत्रित करता है। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। अब आता है जीन। तो जीन क्या होता है? सजीवों की आनुवंशिक इकाई जीन कहलाती है और जनक से संतति में आनुवंशिक लक्षणों के स्थानांतरण को जीन ही नियंत्रित करता है। जैसे माता पिता के कुछ लक्षण उनकी संतान को प्राप्त होते हैं। यदि माताजी की आंखें भूरी होने पर संतान की आंखें भूरी हो सकती है। माताजी के बाल घुंघराले होने पर संतान के बाल भी घुंघराले हो सकते हैं। लेकिन जनक से प्राप्त विभिन्न जीन संयुक्त रूप से भिन्न लक्षणों को भी दर्शा सकते हैं। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका की हम बात करते हैं। केंद्रक के आधार पर और भिन्न प्रकार से इनमें कुछ अंतर होते हैं, हम उन अंतरों की बात करेंगे। जैसे एक कोशिका जिसमें केंद्रक सुसंगठित नहीं होता और केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। और ऐसी कोशिका जिसमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है वो यह यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है। और इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव
प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु, नीले हरे शैवाल। और ऐसी कोशिकाओं वाले जीव यूकेरियोट्स कहलाते हैं, जैसे पादप और जंतु कोशिका। अब ये रिक्तिका क्या होती है, इसकी हम बात करते हैं। रिक्तिका पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य के बीच खाली दिखने वाली संरचनाओं को रिक्तिका कहते हैं। यह मात्र एक एवं बड़ी हो सकती है। उदाहरण के लिए प्याज की कोशिका या पादप कोशिका। ये अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं भी हो सकती है, जैसे जंतु कोशिका। अब प्लेस्टिड क्या होता है? पौधों की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक छोटी छोटी रंगीन संरचनाएं होती हैं, इन्हें प्लेस्टिड कहते हैं। विभिन्न रंगों के होते हैं। क्लोरोफिल हरा रंजक होता है और क्लोरोफिल युक्त हरे रंग के प्लेस्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक भी कहते हैं। ये पत्तियों को हरा रंग देने के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण के लिए भी अनिवार्य होता है। अब पादप और जंतु कोशिका की हम तुलना करते हैं। हमारे सामने यह पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका है। अब इनकी जब तुलना करेंगे हम दोनों की, तो निम्न बिंदुओं के आधार पर इसकी हम तुलना करते हैं। जैसे पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अब कोशिका झिल्ली के बारे में हम तुलना करें तो पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है और जंतु कोशिका में भी उपस्थित होती है। अब कोशिका भित्ति को आधार मान के तुलना करें तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में यह नहीं पाई जाती। फिर बात करते हैं हम केंद्रक के आधार पर। तो केंद्रक पादप कोशिका में उपस्थित रहता है, जंतु कोशिका में भी उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली ये दोनों में उपस्थित होती है, कोशिका द्रव्य दोनों में होता है। प्लेस्टिड यह जंतु कोशिका में उपस्थित है और पादप कोशिका में यह अनुपस्थित है। रिक्तिकाएं यह भी जंतु कोशिका में उपस्थित होती है और पादप कोशिका में भी उपस्थित होती है। अब हम बात करते हैं इसके प्रश्नोत्तर की। तो सबसे पहले इसका जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न कथनों का सत्य व असत्य का प्रयोग कीजिए, बताइए। तो एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, ये सत्य है। पेशी कोशिका शाखान्वित होती है, ये असत्य है। किसी जीव की मूल संरचना अंग है, यह भी असत्य है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, यह सत्य है। मानव तंत्रिका कोशिका का रेखांकित एक रेखा चित्र बनाइए और तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या कार्य इस पे किया जाता है। इस चित्र की हम बात आगे करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं, निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो इसका पहला है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है और कोशिका के अन्य संगठक तथा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। यह है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी उपकरण आदि पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है कोशिका का केंद्रक। इसका उत्तर होगा केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण संगठक है जो गोलाकार होता है एवं कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रक आवरण कहते हैं। यह झिल्ली सरंध्र युक्त होती है तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है, जिसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती है जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। ये जीन के धारक हैं।
तत्व आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं और कोशिका के कार्यों को केंद्रक नियंत्रित करता है। और सजीवों की आनुवंशिक इकाई जीन कहलाती है। जनक से संतति में आनुवंशिक लक्षणों के स्थानांतरण को जीन नियंत्रित करता है और माता पिता के कुछ लक्षण उनकी संतान को प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो उत्तर होगा कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। 5वां प्रश्न है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के रेखा चित्र बनाकर उसमें 3 अंतर लिखिए। तो रेखा चित्र आप पीछे जो बना था उसमें आप देख सकते हैं। इनके अंतर हम निम्न प्रकार से कर लेते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में यह नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में प्लास्टिड होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और जंतु कोशिका में यह नहीं होता। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएं होती है और जंतु कोशिका में छोटी रिक्तिकाएं होती है। प्रश्न नंबर 6, यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अंतर लिखिए। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक सुसंगठित नहीं होता और केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। और ऐसी कोशिका जिसमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है। और इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। उदाहरणार्थ जीवाणु, नीले हरे शैवाल। और ऐसी कोशिकाओं वाले जीव यूकेरियोट्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पादप और जंतु कोशिका। प्रश्न नंबर 7, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं और उनके कार्य बताइए। केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं होती है जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। यह जीन के धारक है तथा आनुवंशिक गुणों तथा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, ये समझाइए। भवन के लिए ईंट और सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन और साइज अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए कोशिकाओं के बने होते हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, बताइए कि क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में क्यों पाए जाते हैं। इसका उत्तर है, ट्राडेस्केंसिया पत्ती की कोशिकाओं में अपने अनेक छोटे छोटे रंगीन संरचनाएं आपने देखी होगी। ये पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में छितरी रहती है, बिखरी रहती है। इन्हें प्लेस्टिड कहते हैं। ये विभिन्न रंगों के होते हैं। इनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। हरे रंग के प्लेस्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स भोजन बनाने में ये सहायता करते हैं। अतः ये क्लोरोप्लास्ट सामान्यतः पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। अब ये नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा करना है। ये बाईं से दाईं और ऊपर से नीचे, ये इसकी पहेली है। प्रश्न नंबर 10 है, ये नीचे कुछ संकेत दिए बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे। इसके आधार पे हमें इस पहेली का निर्माण करना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से ये इसका बनेगा। यहाँ केंद्रक आएगा और ये आएगा हरित लवक, ये रिक्तिका, ये कोशिका द्रव्य और ये कोशिका। तो इसको इस प्रकार से आप पूर्ण कर लेना। अब हम कुछ हमने बीच में प्रश्न को छोड़ा था उसको हम ले आते हैं। ये प्याज की झिल्ली और ईंट की दीवार, ये हमने सजीवों में कोशिका की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। इस प्रश्न में ये दो चित्र भी साथ में आप इसमें ऐड कर लीजिए। और इससे पहले एक प्रश्न आया था जो कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका का। तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका का यहाँ नीचे चित्र भी बनाया और ऊपर इसकी तुलना हमने कर दी है। तो ये चित्र आप इसमें ऐड कीजिएगा। और
एक इसमें प्रश्न और था, मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए। इसको हमने बीच में पहले छोड़ा था। तो ये मानव तंत्रिका कोशिका का इस प्रकार से आप रेखा चित्र बनाकर और इस प्रकार से इसको आप नामांकित कर सकते हैं। तो ये इसके मुख्य मुख्य प्रश्न थे। इसके अलावा इसमें बहुत सारे प्रश्न और बनते हैं, खूब प्रश्न बनते हैं। जैसे छोटे प्रश्नों में कोशिका की खोज किसने की थी, सजीव की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है, मुर्गी का अंडा किस प्रकार की कोशिका है, बहुकोशिक जीव किसे कहते हैं, एक कोशिक जीव किसे कहते हैं, मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं किस प्रकार की संरचना रखती है। ऐसे बहुत से छोटे बड़े प्रश्न बनते हैं। आप खूब सारे प्रश्न इसमें बनाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और आनंद के साथ में पढ़िए और इसका आप इन्जॉय कीजिए इसको। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।